नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक शख्सियत मौजूद हैं। इनका नाम है प्रकाश चंद्र शर्मा। हिंद घोष टाइम पत्रिका के ये जिला ब्यूरो हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि इन दिनों जो भी घटनाक्रम चल रहे हैं, सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, कोरोना काल के बाद में जो भी परिस्थितियां बनी हैं, इनका आप किस तौर से देखते हैं? क्या क्या आपको लग रहा है कि समस्याओं से आम आदमी जूझ रहा है और क्या होना चाहिए था? किस तरह से उन समस्या का समाधान होना चाहिए था? जी सर, देखो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। मैं आम जनता से भी यही अपील करता हूँ कि सरकारें चाहे कोई भी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, महंगाई तो सर सरकारों ने या नीतियों की वजह से जो भी है आम जनता के ऊपर बोझ पड़ता है, वो सरकार की गलत नीतियों की वजह से पड़ रहा है। अभी आपने आए दिन में, अभी 2 तारीख को तो आपने देखा होगा कि हिमाचल से पूरी तरह से बीजेपी को क्लीन स्वीप कर दिया कांग्रेस ने। उसके दूसरे दिन तुरंत 12 और 17 रुपए तेल की कीमतों में गिरावट आ जाती है। इससे पहले क्या बीजेपी सरकार कर नहीं सकती थी इस चीज को? क्योंकि महंगाई जो बढ़ती है वो सिर्फ ऑयल के वजह से होता है। क्योंकि जब ऑयल के रेट बढ़ते हैं तो माल भाड़ा भी बढ़ेगा, ट्रकों का भी, हर चीज में खर्चा बढ़ता है, तो नेचुरली महंगाई बढ़नी है। महंगाई से जुड़ा एक और पहलू भी है। जो जरूरी वस्तुएं उनका जो स्टॉकिस्ट होते हैं बड़े लेवल में कर लेते हैं। अभी उसमें भी सरकार ने भी चेंज किया है कि 10 क्विंटल से ज़्यादा प्याज और आलू जो है कोई भी स्टोर नहीं कर सकता है। तो ये भी एक पहलू है। तो ये जो बिचौलिए जो स्टॉकिस्ट करते हैं माल को, क्या ये एक महंगाई का बढ़ने के कारण नहीं मानते हैं आप? जी सर, इस चीज को तो आप मान सकते हैं सर। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं उन्होंने पहले उस चीज के दाम गिरे होते हैं तो उन्होंने उसको स्टोर कर लेना है। उनको पता होता है कि जब ज्यादा कंजप्शन हो जाती है तो नेचुरली वो चीजों का उत्पादन कम हो जाता है। इस वजह से उस चीज का उन्होंने स्टोर करना है। उसके बाद जैसे वो रेट अप होगा तो उन्होंने मार्केट में बेचना शुरू कर देना। लेकिन सरकार जो नीतियां बनाती है, लेकिन सरकार उन पे इम्प्लीमेंट भी करे ना सर। जी, वो कहते हैं कि हम 10 क्विंटल से ऊपर स्टोर नहीं कर सकते सर। 10 क्विंटल के जाके वो उस स्टॉकिस्ट पूछे कि सर आपके पास अभी कितना स्टॉक पड़ा। नहीं, कहीं ना कहीं ये बात भी समझने लायक है कि महंगाई शायद उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी जब मनरेगा में एक पूरा दिन पर काम करने वाले आदमी को 203 रुपये दिहाड़ी मिलती है। या फिर यहाँ पर दिक्कत है जब हमारे प्रदेश में 9,70,000 रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, तो तब शायद महंगाई ज़्यादा खटकती है। इस पर आप क्या कहना है? नहीं सर, वो आपकी बात मिनिमम वेज और बेरोजगारी पर क्या कहना है? सरकार का काम होता है कि सर वो सरकारी चीजों का निजीकरण ना करे। निजीकरण करे तो उनको भी थोड़ा देख के होता है कि उसका निजीकरण हम किस वजह से, मतलब सही नीतियों से नहीं चलाए। हाँ, सही नीतियों से वो कर नहीं पा रहे हैं। बल्कि जो भी बना है विधानसभा के आर्टिकल हैं जिनमें लिखा गया है कि सरकार जो होता है किसी सरकारी चीज का निजीकरण ना करे, उनमें जॉब को जनरेट करे। जी, लेकिन सरकार जनरेट करने के बजाय उनको निजीकरण कर रही है। और सरकारी को हम जो कहते हैं कि वो दे रहे हैं जी, बेच रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। तो अभी ये जो बेरोजगारी है, जैसे अभी हाल ही में 1200-1300 पोस्टें पुलिस की निकली है। जी जी। और उस पुलिस की भर्ती में आपको पता है एज लिमिट होती है, आपका शारीरिक फिटनेस भी होना चाहिए, मापदंड होते हैं उसके। लेकिन इसके बावजूद 1,70,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया है। आप क्या समझिए, बेरोजगार का एक बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं सामने आ रहा है? ये बहुत बड़ा नहीं है सर, ये भारी पड़ने वाला है। आने वाले समय में इन्हीं सरकारों के ऊपर भारी पड़ेगा। क्योंकि सरकार जो है हर चीज का निजीकरण कर देगी, तो निजीकरण करने का मतलब होगा कि जो बड़ा पूंजीपति होगा किसी कंपनी को हायर करेगा। हायर में आप जैसे MBA या कोई पढ़ा लिखा बच्चा होगा, उसको वो 5,000 में जॉब पे रखेगा। जबकि सरकार का काम होता है कि वो 15,000 से ऊपर रखे। लेकिन सरकार ये चीजों पे ध्यान नहीं दे रही है, उनका निजीकरण करने पे तुली है। तो इससे बेरोजगारी बढ़नी है, ना कि कम होनी है। सरकार का काम होता है, सरकार जनता इसलिए चुनती है। आम जनता का भी काम है कि हम किस बंदे को वोट दे रहे हैं और किसको ना दे रहे हैं। लेकिन जनता तो आजकल ऐसा होता है कि जी बीजेपी है, कांग्रेस है, फलाना है, ढिमका है, पार्टियां आती है जाती है। नहीं, अभी तो आम आदमी पार्टी भी हिमाचल प्रदेश में दस्तक दे रही है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, उनका भी स्वागत है, उनका भी राइट बनता है। कोई भी संस्था बनाई जाती है वो अपना संस्था को बढ़ाने का काम करेगी।
लेकिन वो कितनी खरी उतरेगी वो तो आम आदमी पार्टी के इलेक्शनों के दौरान कहीं ही ना पता कहीं चल आपको पाएगा। ऐसा नहीं आता कि जो दिल्ली का मॉडल है, अगर उस तरह का मॉडल हिमाचल में लेकर वो आएंगे सही नीतियों के साथ, तो कहीं ना कहीं वो एक विकल्प के रूप में पैदा हो सकते हैं। सर मैं उस चीज को भी मानता हूँ, दिल्ली मॉडल को लेके भी आम आदमी पार्टी अगर हिमाचल में आती है तो हमें उस चीज का कोई विरोध नहीं है। आए, लोग उनका स्वागत करेंगे, लेकिन फिर भी सर आम जनता कभी दिल्ली तो नहीं गई है। जी जी। जो दिहाड़ी लगाता है मजदूर वो तो दिहाड़ी का काम कर रहा है ना सर, उसको क्या पता है कि दिल्ली मॉडल में क्या है। ठीक है, सरकार उनकी बनती है, अगर 2022 में अगर जनता उनको चुन लेती है तो उनका काम है कि वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे। आपको क्या लगता है कि इतने जल्दी जनता उन्हें चुन लेगी? देखिए सर, हर किसी चीज में तो समय लगता है। हम कोई पौधा लगाते हैं जमीन के अंदर, छोटा सा होता है, उस पर मिट्टी डालते हैं, हर चीज को सींचते हैं, तो आस्ते आस्ते सींचेंगे सर तो एक दिन इनका भी समय आएगा कि ये हिमाचल प्रदेश में बड़ा पार्टी बन सकती है। नहीं, एक बड़ा फेरबदल विधान यहाँ पर लोकसभा के उपचुनाव में हुआ है। पिछली बार भाजपा का उम्मीदवार 4 लाख कुछ मतों से जीत गया था, इतने मार्जिन से जीत गया था, और इस बार वो उम्मीदवार 7,500 वोटों से उल्टा हार रहा है। यानी कि आप ये मान के चलें कि 4.5 लाख आसपास वोटरों ने पलटी मार दी 2 साल के अंदर ही। तो इस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी को भी लोग हाथ हाथ ले सकते हैं अगर वो सही विकल्प पेश करेंगे। नहीं, अगर वो सही तरीके से हिमाचल में आते हैं और सही तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मोटिव करते हैं। कुछ कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो कभी इस पार्टी में जाते हैं, कभी दूसरी पार्टी में, खुद के दूसरी पार्टी में आ गए, अभी और जो थोड़ी देर बाद वो दूसरी पार्टी में, अभी खुद जो के पहुंच आम गए। आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आपको क्या लगता है वो किस तरह के लोग हैं? वो सच में आम आदमी या नहीं, दूसरी कुछ पार्टियों से आए हुए लोग हैं? सर कुछ लोग जो है आम आदमी पार्टी में बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम कर रहे हैं हिमाचल में पार्टी को बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, वो अपने कुर्सियों के मजे ले रहे हैं और तोड़ रहे हैं उनको शिमला में बैठ के। कुछ हिमाचल में भी ऐसे हैं जो जिनको अपने ओहदे का पता ही नहीं है, नॉलेज की वो किस ओहदे पर बिठाए गए हैं और उनका काम क्या है। इनकी भाजपा कांग्रेस का करैक्टर आपको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के अंदर भी दिखाई दे रहा है। सर वो तो दिख ही गए, क्योंकि देखो सर, कोई बीजेपी से आएगा, कोई कांग्रेस से आएगा, कोई किसी और पार्टी से आएगा, कोई किसी और संगठन से क्योंकि उसको घुटन महसूस हो रही है ना। क्योंकि बीजेपी में भी अपने कार्यकर्ताओं का दमन किया जाता है, कांग्रेस में भी वही नीति है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि आजकल जो हिंदुस्तान में नंबर 1 बीजेपी कहती है कि मैं बार बार नंबर 1 पे जी, सबसे विश्व में हमारी पार्टी नंबर 1 पे। आप देखिए सर, 7 साल से पहले कांग्रेस के, जहां कांग्रेस के झंडे दिखाई देते थे वहां बीजेपी के नहीं देते थे। 7 सालों में बीजेपी के झंडे आज इतने हो गए कि कांग्रेस का झंडा दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। तो मतलब कि आम आदमी क्योंकि पार्टी, सर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी विकल्प बन सकती है। बन नहीं सकती है सर 100% और 110% की गारंटी मैं देता हूं, लेकिन अगर जनता को केजरीवाल जी इस बात को हिमाचल प्रदेश में सही से इम्प्लीमेंट करे, सही से समझा पाए अपनी जिन बात। बंदों को उन्होंने जिम्मेदारी दी है उनको अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि हम 2022 में 68 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे आप हैं। मीडिया के माध्यम से जनता से रूबरू हैं, आपका क्या मानना है कि जनता ऐसा समझती है कि विकल्प बन सकती है? देखो सर, हम जनता को अगर मैं किसी पत्थर पे सिर मारने जाऊंगा, हमारे इतने करोड़ की जनता आबादी में कितने लोग मेरे इस इंटरव्यू को देखेंगे या जो भी आपने लिया सर, इसका मुझे नहीं पता कितने लोगों पे असर पड़ेगा, लेकिन कोशिश करने से मेरी हार तो नहीं हो रही है सर। मेरा काम है जनता को जगाना। मैं एक पत्रकारिता लाइन से जुड़ा हूँ, मैं अपने अखबार को भी, हमारी संस्था भी एक छोटी संस्था थी जिसको आज हम लोग चला रहे हैं और हमारी संस्था भी दिन प्रतिदिन उभरती जा रही है। कुछ अखबारों को हमारी संस्था से भी दर्द होता है।